हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के बोहर्स मॉडल टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। बेटा बोहर्स मॉडल के बाद हमें अब हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ना है। बेटा हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जब भी हाइड्रोजन एटम के एक एनर्जी सेल से दूसरे एनर्जी लेवल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ट्रांजिशन किस प्रकार से होगी, ये सब हमें उसमें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, कितनी वेवलेंथ चाहिएगी, इन सबको हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर पढ़ेंगे। बेटा अब हम लोगों ने बोहर्स मॉडल में पढ़ लिया था कि किसी भी सेल की एनर्जी ऑफ nth सेल इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये बेटा nth सेल की एनर्जी का फॉर्मूला है। Z क्या है बेटा? Z इज एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम एंड n इज सेल नंबर या फिर बोलेंगे ऑर्बिट नंबर। तो बेटा En इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बोहर्स मॉडल से आया था। अब मान लेता हूं बेटा कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है हाइड्रोजन एटम के अंदर। ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा कहां से कहां? किसी इनिशियल स्टेट Ni से किसी फाइनल स्टेट NF के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो बेटा इस केस के अंदर कितनी एनर्जी लगेगी Ni स्टेट से NF स्टेट में इलेक्ट्रॉन को लेके जाने के लिए? बेटा डेल्टा E विल बी, मतलब चेंज इन एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेट, EF माइनस EI। देखो बेटा मान लेता हूं इनिशियल स्टेट की एनर्जी 20 जूल थी, फाइनल स्टेट की एनर्जी 25 जूल थी। तो 20 जूल से 25 जूल तक जाने के लिए मुझे 5 जूल एनर्जी की जरूरत पड़ी। वो कैसे आए बेटा? 25 माइनस 20। तो फाइनल में से इनिशियल की एनर्जी को माइनस करना है, वो क्या आएगा बेटा? चेंज इन एनर्जी। बिल्कुल सिंपल सी बात है। इट विल बी इक्वल टू बेटा EF की फॉर्मूला लगाऊंगा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन NF स्क्वायर माइनस इनिशियल की एनर्जी कितनी होगी बेटा? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन Ni स्क्वायर। बेटा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस वाली टर्म को आगे लिख देता हूं। इट विल बी इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन Ni स्क्वायर माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन NF स्क्वायर। बेटा देखो एक एटम की बात हो रही है, एक एटम में Ni से NF में गया इलेक्ट्रॉन, तो बेटा एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा एक एटम के लिए। तो 13.6 और Z तो क्या आ गया? कॉमन। तो इनको कॉमन लेंगे। 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन Ni स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NF स्क्वायर। बेटा ये आ गया एनर्जी का फॉर्मूला। दिस इज फॉर्मूला ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। डेल्टा E इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, जेड इज एटॉमिक नंबर, इंटू 1 बाई Ni स्क्वायर, Ni इज इनिशियल स्टेट, माइनस 1 बाई NF, NF इज फाइनल स्टेट। और जो आंसर आएगा वो बेटा किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आएगा। अब मान लेता हूं बेटा मेरे पास पहला केस है कि इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लो लेवल में आ रहा है। मतलब इनिशियली इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था हायर लेवल में और वो बाद में आ रहा है बेटा किसमें? लोअर लेवल में। ऊपर वाला हायर लेवल है Ni और NF इज लोअर, फाइनल स्टेट इज लोअर स्टेट। पहले बेटा 25 जूल एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन की, बाद में लोअर लेवल में आके 20 जूल रह गई। 25 जूल से 20 जूल आने के लिए इलेक्ट्रॉन ने 5 जूल एनर्जी बाहर छोड़ दी। तो इसका मतलब बेटा जब भी हायर लेवल से इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल में आएगा तो उस केस में क्या होगा बेटा? एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी विल बी रिलीज्ड। और बेटा देखो Ni हाई है, NF लो है, मतलब Ni इज मोर देन NF हम लोग बोल सकते हैं। और बेटा इसका मतलब ये है कि 1 अपॉन Ni विल बी लेस देन 1 अपॉन NF। सिंपल मैथमेटिक्स, इफ Ni इज ग्रेटर देन NF देन 1 अपॉन Ni विल बी लेस देन 1 अपॉन NF। अब दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो 1 अपॉन Ni स्क्वायर विल बी लेस देन 1 अपॉन NF
स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। अब देखो बेटा 1/ni स्क्वायर कम है, 1/nf स्क्वायर क्या है बेटा ज्यादा, nf स्क्वायर इज मोर। अब लेस में से मोर को मैं क्या कर रहा हूं बेटा माइनस, तो कम में से ज्यादा को माइनस का आंसर क्या आएगा नेगेटिव। नेगेटिव इंटू जेड इज एटॉमिक नंबर को क्या रहेगा बेटा हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा कोई नंबर, इंटू 13.6 इज आल्सो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू ये क्या आया था बेटा नेगेटिव, क्योंकि हमने कम में से ज्यादा को माइनस किया था, तो बेटा डेल्टा ई क्या आएगा नेगेटिव आएगा। दिस इंप्लाइज डेल्टा ई विल बी नेगेटिव। आप लोगों को समझ आ गया कि जब भी इलेक्ट्रॉन हाई लेवल से लो लेवल में जाएगा तो पहली बात तो एनर्जी रिलीज होगी, और जब भी एनर्जी रिलीज होती है तो बेटा एनर्जी का जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है कि रिलीज्ड एनर्जी बाहर निकली है। अब बेटा केस सेकंड लेके देखते हैं, और इस बार क्या हो रहा है बेटा इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है बेटा, इस बार हाई लेवल में इलेक्ट्रॉन चला गया। मतलब ये है कि बेटा पहले इलेक्ट्रॉन जो था Ni इनिशियली इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी के लेवल में था और बाद में वो किसी फाइनली हायर लेवल में चला गया, और इनिशियली अगर इसकी एनर्जी 20 जूल थी बाद में 25 जूल हो गई, मान लेता हूं मैं, अज्यूम कर लेता हूं, तो मतलब इलेक्ट्रॉन ने 5 जूल एनर्जी क्या कर दी बेटा एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। तो इस केस में बेटा क्या होगा, इसको एनर्जी लेनी पड़ेगी, तो इस केस में क्या होगा बेटा एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम हुई है। और इस बार देखो बेटा Ni कम है, NF क्या है बेटा ज्यादा, बिकॉज इनिशियल लेवल इज लो एंड फाइनल लेवल इज हाई। तो इसका मतलब 1/Ni will be more than 1/NF. If Ni is less than NF, then 1/Ni will be more than 1/NF. दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 1/Ni स्क्वायर will be more than 1/NF स्क्वायर। अब 1/Ni स्क्वायर ज्यादा है, 1/NF स्क्वायर क्या है बेटा कम, तो मोर माइनस लेस मतलब कि आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे आंसर क्या आएगा बेटा पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू जेड इज एटॉमिक नंबर वो भी पॉजिटिव, इंटू 13.6 पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव डेल्टा ई विल बी पॉजिटिव। तो इस बार डेल्टा ई क्या आएगा बेटा पॉजिटिव आएगा, और एनर्जी क्या हुई है बेटा कंज्यूम। तो जब भी इलेक्ट्रॉन लो लेवल से हाई लेवल में जाएगा तो हमें एनर्जी बाहर से सप्लाई करनी पड़ेगी, या बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी को कंज्यूम करेगा, या बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो पॉजिटिव का मतलब ये है बेटा इस केस में एनर्जी क्या हुई है एब्जॉर्ब हुई है या कंज्यूम हुई है। ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। हाई लेवल से लो लेवल में जाएगा एनर्जी बाहर निकलेगी आंसर नेगेटिव आएगा, लो लेवल से हाई लेवल में जाएगा एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी बाहर से, और आंसर कैसा आएगा बेटा डेल्टा ई का पॉजिटिव आएगा। ओके बेटा हम लोगों ने पढ़ लिया कि किसी भी इनिशियल स्टेट Ni से इलेक्ट्रॉन अगर NF स्टेट में जा रहा है तो उसके लिए एनर्जी का चेंज कितना होगा बेटा प्लस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/Ni स्क्वायर माइनस 1/NF स्क्वायर। अब ये बताओ बेटा हम स्पेक्ट्रम किसका पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन एटम का, और ये आंसर किसमें आया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। स्पेक्ट्रम हम लोग पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन एटम का, तो हाइड्रोजन के लिए जेड क्या होता है बेटा फॉर हाइड्रोजन एटम जेड इज इक्वल टू 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा 1। तो डेल्टा ई किसके बराबर आएगा बेटा, मैं लिख सकता हूं इट इज इक्वल टू 13.6 इंटू 1 स्क्वायर, इट विल कैंसिल अपॉन 1/Ni स्क्वायर माइनस 1/NF स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बेटा देखो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल्स। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में क्या होता है बेटा रिलेशन होता है। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं जूल में कन्वर्ट करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा बेटा डेल्टा ई विल बी इक्वल टू 13.6 इंटू इस नंबर से क्या कर देता हूं बेटा मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू 1/Ni स्क्वायर माइनस 1/NF स्क्वायर इस बार आंसर किसमें हो चुका है बेटा जूल्स में आंसर आ गया है मेरे पास। अब देखो बेटा
मान लेता हूं कि इलेक्ट्रॉन किसी भी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट के अंदर जा रहा है, तो मैंने क्या बोला बेटा, बाहर एनर्जी रिलीज होगी या फिर एनर्जी कंज्यूम भी हो सकती है। हायर लेवल से लोअर में आ रहा था, एनर्जी क्या हो रही थी बेटा, रिलीज। तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है ना बेटा, ये कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो एनर्जी रिलीज होगी ये किसकी फॉर्म में होगी बेटा, रेडिएशन की फॉर्म में होगी। किसकी फॉर्म में होगी बेटा, रेडिएशन की फॉर्म में। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल से हाई लेवल में जाएगा, मतलब इसका उल्टा हो जाए, तो एनर्जी कंज्यूम होगी। और एनर्जी कंज्यूम भी किसकी फॉर्म में होगी बेटा, रेडिएशन की फॉर्म में होगी, वेव की फॉर्म में एनर्जी कंज्यूम होगी। तो बेटा मतलब ये जो डेल्टा ई एनर्जी है, जो एनर्जी बाहर निकली या फिर जो एनर्जी हमने इलेक्ट्रॉन ने कंज्यूम करी, वो एक रेडिएशन की फॉर्म में है। तो मैं लिख सकता हूं बेटा कि ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या है बेटा, डेल्टा ई के बराबर है। और डेल्टा ई रेडिएशन की फॉर्म में बाहर निकल रही है, तो उस रेडिएशन की वेवलेंथ और एनर्जी में क्या रिलेशन होगा बेटा, डेल्टा ई विल बी इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। किसी भी रेडिएशन की एनर्जी कितनी होती है बेटा, एच सी बाई लैम्डा। और ये जो एनर्जी बाहर निकली है, ये जो डिफरेंस के बराबर डेल्टा ई के बराबर एनर्जी बाहर निकली है, ये रेडिएशन की फॉर्म में बाहर निकली है। तो इसीलिए इस डेल्टा ई को, चेंज इन एनर्जी को, मैं एच सी बाई लैम्डा भी लिख सकता हूं। तो जो भी एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी कंज्यूम होगी, वो रेडिएशन की फॉर्म में होगी बेटा। और उस एनर्जी को मैं लिख सकता हूं एच सी बाई लैम्डा, या जो भी रेडिएशन के लिए फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं, एच म्यू भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। एच प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी, एच सी बाई लैम्डा, हमने ये सब पढ़ लिया है। तो बेटा मैं इसका मतलब ये लिख सकता हूं डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। इट इज इक्वल टू 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर जूल्स। अब बेटा यहां पे एच सी को मैं दूसरी साइड लेके जाता हूं, 1 बाई लैम्डा को इधर ही रखता हूं। तो बेटा 1 बाई लैम्डा इट विल बी इक्वल टू 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 अपॉन h इज प्लैंक्स कांस्टेंट इंटू c इज स्पीड ऑफ लाइट इंटू 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर। अब देखो बेटा 1 बाई लैम्डा, लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ। 1 बाई लैम्डा मतलब कि क्या होता है बेटा, वेव नंबर भी मैं इसको बोल सकता हूं। तो इसकी यूनिट क्या आएगी बेटा, इसकी यूनिट आएगी मीटर इनवर्स। क्या आएगी बेटा, मीटर इनवर्स। लैम्डा इज इन मीटर, तो 1 अपॉन मीटर विल बी मीटर इनवर्स। और ये सारी चीजें क्या है बेटा, ऑल दीज क्वांटिटीज आर कांस्टेंट। 13.6, 1.6, 10 टू द पावर माइनस 19, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। h की वैल्यू क्या होती है बेटा, h इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। c इज स्पीड ऑफ लाइट। बेटा स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो सारी चीजें कॉन्स्टेंट्स है बेटा। इन सबको जब भी मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास 1 बाई लैम्डा, और 1 बाई लैम्डा को मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, 1 बाई लैम्डा इज ऑल्सो कॉल्ड वेव नंबर। तो मैं लिख सकता हूं बेटा 1 बाई लैम्डा, इसको मैं क्या लिख दिया बेटा, वेव नंबर। इट इज इक्वल टू वेव नंबर। इट विल बी इक्वल टू, इन सारे कॉन्स्टेंट्स को सोल्व करने के बाद वैल्यू आती है 109,678.00 इंटू 1 बाई एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर मीटर इनवर्स। बेटा हमेशा याद रखो, और ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी है बेटा, इस कांस्टेंट क्वांटिटी को बोलते हैं रिदरबर्ग्स कांस्टेंट। इसको डिनोट करते हैं आर एच से। किससे बेटा, कैपिटल आर एच सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे। तो बेटा मेरे पास आर एच की वैल्यू क्या आएगी, आर एच इज इक्वल टू 109,678.00 मीटर इनवर्स। और अगर इसको सेंटीमीटर इनवर्स में मैं लिखना चाहूं 109,678 सेंटीमीटर इनवर्स। अगर मीटर इनवर्स को सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करूं तो 100 से क्या करूंगा बेटा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया बेटा किसका, हाइड्रोजन एटम के लिए किसी भी ट्रांजिशन के लिए वेव नंबर का
या फिर उसकी वेवलेंथ का। बेटा हम लोगों ने पढ़ लिया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में कि हाइड्रोजन के लिए किसी भी ट्रांजिशन के लिए वेवलेंथ या फिर उसके वेव नंबर इट विल बी इक्वल टू 1097896780 1/ni² माइनस 1/nf² मीटर इनवर्स। ये रिलेशन होता है उसके वेव नंबर में या फिर बोलेंगे उसके इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के बीच में हाइड्रोजन एटम के। अब देखो बेटा इस स्पेक्ट्रम का यूज करते हुए सबसे पहला जो लाइन आई उसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। बेटा लाइमन सीरीज क्या होती है? जब भी हाइड्रोजन एटम के अंदर किसी हायर एनर्जी लेवल से, मतलब इनिशियल स्टेट क्या है बेटा? इनिशियल स्टेट कैन बी सेकंड, थर्ड, फोर्थ और सो ऑन। किसी हायर एनर्जी लेवल से अगर इलेक्ट्रॉन आ जाए फर्स्ट स्टेट के अंदर, इनिशियल स्टेट कैन बी एनी हायर स्टेट, फाइनल स्टेट इज फर्स्ट स्टेट, तो उस सीरीज को मैं क्या बोलूंगा बेटा? लाइमन सीरीज। और बेटा लाइमन सीरीज जो होगी वो यूवी रीजन में आएगी। किस रीजन में आएगी बेटा? ये आएगी, इट इज ऑब्टेन्ड इन यूवी रीजन ऑफ स्पेक्ट्रा। अल्ट्रावायलेट रेज के अंदर ये फॉल करेगी। उसके बाद जो सेकंड जो सीरीज है उसको बोलते हैं बेटा बाल्मर सीरीज। जब भी हाइड्रोजन एटम के लिए किसी हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन सेकंड एनर्जी सेल में आ जाए तो हम क्या बोलेंगे बेटा? उसको बाल्मर सीरीज। मतलब Ni क्या होगा बेटा? Ni कैन बी 3, 4, 5 एंड सो ऑन, एंड Nf विल बी फाइनल स्टेट विल बी सेकंड स्टेट। और बेटा ये जो बाल्मर सीरीज है ये विजिबल रीजन में हमें दिखाई देंगी। ये कौन से रीजन में फॉल करेगी बेटा? स्पेक्ट्रा के विजिबल रीजन में। हम बाल्मर सीरीज को अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसीलिए बाल्मर सीरीज को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। इनको सबसे पहले क्या किया गया था बेटा? डिस्कवर्ड फर्स्ट। क्यों किया गया था बेटा? क्योंकि इनको ऑब्जर्व करना आसान है। दे फॉल इन विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रा। उसके बाद जो थर्ड जो रीजन है उसको बोलते हैं पास्टन सीरीज। पास्टन सीरीज में क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर लेवल से थर्ड स्टेट के अंदर आ जाए तो हम उस सीरीज को क्या बोलेंगे बेटा? पास्टन सीरीज। फाइनल स्टेट 3 एंड इनिशियल स्टेट कैन बी एनी हायर स्टेट। और बेटा देखो बाल्मर के बाद पास्टन, उसके बाद ब्रैकेट, फिर पी फंड, फिर उसके बाद हम्फ्री, ये सारी की सारी सीरीज जो है ये आईआर रीजन में, मतलब इंफ्रारेड रीजन के अंदर ये पड़ती है। इंफ्रारेड रीजन। उसके बाद अगर मैं फोर्थ सीरीज की बात करूं, दैट इज कॉल्ड ब्रैकेट सीरीज। और बेटा इसमें क्या होता है? किसी भी इनिशियल स्टेट से इलेक्ट्रॉन अगर फाइनली फोर्थ सेल में आ जाए हम क्या बोलेंगे उसको? ब्रैकेट सीरीज। और ये भी इंफ्रारेड रीजन के अंदर बेटा आती है। बाल्मर के बाद सारी की सारी आईआर रीजन के अंदर ही आएगी। उसके बाद फिफ्थ होती है बेटा पीफंड सीरीज। और इसमें क्या होता है बेटा? इनिशियल स्टेट किसी भी हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन अगर आ जाए फिफ्थ सेल में, फिफ्थ ऑर्बिट में, तो हम उसको बोलेंगे पीफंड सीरीज। अब नेक्स्ट जो है वो है हम्फ्री सीरीज। और बेटा सिमिलरली इसमें भी क्या होता है? इनिशियल स्टेट से, इनिशियल स्टेट क्या होगी? 7, 8, 9 और 4 ऑन। इनिशियल स्टेट से फाइनली इलेक्ट्रॉन सिक्स्थ सेल में आ जाए तो हम उस सीरीज को क्या बोलेंगे? हम्फ्री सीरीज। एंड इट ऑल्सो फॉल्स इन आईआर
रीजन। तो बेटा ये 6 सीरीज हमें पढ़नी है। ओके बेटा देखो, अब हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के ऊपर क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे इसको डिस्कस करते हैं। मान लो पहला जो क्वेश्चन आ गया बेटा, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या आएगा कि फाइंड द वेवलेंथ required for find the wavelength required for ionization energy of ionization of electron from first cell of H atom of hydrogen atom। बेटा क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रॉन को आयोनाइजेशन करवाना है तो उसके लिए कितनी वेवलेंथ की रिक्वायरमेंट होगी। हाइड्रोजन एटम का हमें क्या दे रखा है बेटा, इलेक्ट्रॉन दे रखा है। तो अब देखो बेटा लैम्डा का फॉर्मूला क्या आया था। अच्छा पहली बात, आयोनाइजेशन से आप लोग क्या समझते हो? आयोनाइजेशन का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट रिमूवल फ्रॉम एटम। मतलब किसी भी इनिशियल स्टेट में जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहां पे इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है बेटा, फर्स्ट सेल के अंदर प्रेजेंट है, तो Ni क्या होगा बेटा, Ni विल बी 1। इलेक्ट्रॉन किसी भी इनिशियल स्टेट से फाइनली इनफाइनाइट स्टेट के अंदर पहुंच जाए तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीटली रिमूव हो चुका है एटम से। तो बेटा इसका मतलब NF फाइनल स्टेट मुझे क्या लेनी है बेटा, इनफाइनाइट लेनी है। आपको समझ आ गया होगा। आयोनाइजेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट रिमूवल कब होगा इलेक्ट्रॉन का बेटा एटम से, जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट स्टेट के अंदर पहुंच गया है। तो बेटा उस केस में देखो वेव लेंथ कितनी आएगी, तो 1 बाई लैम्डा, और 1 बाई लैम्डा विल बी इक्वल टू 1096780 इंटू 1 अपॉन Ni स्केयर। तो Ni का स्केयर मतलब 1 अपॉन 1 स्केयर माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट स्केयर। बेटा 1 अपॉन इनफाइनाइट इज वेरी लार्ज, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है बेटा, इट इज इक्वल टू 0, और 1 अपॉन 1 स्केयर विल बी 1। तो इसका मतलब, और ये आंसर किसमें आएगा बेटा, मीटर इनवर्स में। तो 1 बाई लैम्डा किसके बराबर आ गया बेटा, 1096780 मीटर इनवर्स में। अब मान लो कभी उसने बोल दिया कि सेकंड सेल है हाइड्रोजन एटम का, तो बेटा सेम केस होगा, सेकंड सेल के लिए Ni की वैल्यू क्या ले लेंगे हम लोग, 2, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर मतलब इसको फिर किसे 4 से हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग वेवलेंथ को निकाल सकते हैं। अब बेटा कई बार वो वेवलेंथ नहीं पूछेंगे, वो क्या पूछेंगे बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी। कभी अगर क्वेश्चन में मान लो पूछ लिया कि फाइंड द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकंड सेल ऑफ, इस बार बोल दिया हीलियम पॉजिटिव आयन है मेरे पास, क्या है बेटा, हीलियम पॉजिटिव आयन। तो बेटा सेम केस है, सेकंड सेल है किसका, हीलियम पॉजिटिव आयन का, तो इनिशियल स्टेट विल बी 2, फाइनल स्टेट विल बी इनफाइनाइट। आयोनाइजेशन के बारे में पूछा है, लेकिन इस बार वेवलेंथ नहीं पूछा, इस बार क्या पूछा है बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो मुझे पता है बेटा डेल्टा E का फॉर्मूला हम लोगों ने पहले ड्राइव कर लिया है। डेल्टा E वॉज इक्वल टू प्लस 13.6 इंटू जेड स्केयर इंटू 1 अपॉन Ni स्केयर माइनस 1 अपॉन Nf स्केयर। आया था या नहीं आया था एनर्जी का। और देखो बेटा जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन किसी भी सेल से इनफाइनाइट सेल में हो जाए तो जो एनर्जी लगेगी उसी एनर्जी को मैं क्या बोलता हूं बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब ये जो डेल्टा E निकला है ये क्या है बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्केयर इंटू 1 अपॉन Ni स्केयर माइनस बेटा Nf क्या है, इनफाइनाइट, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा बेटा, 0। तो 1 माइनस 0 मतलब इस टर्म को मैं खत्म कर सकता हूं, जी आएगा, बोलो आएगा या नहीं आएगा। मतलब मैं बोल सकता हूं बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी किसी भी सेल से सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, किसी भी एटम के लिए उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर
अपॉन लिख सकता हूं 1/n/2। देखो एटम अगर हीलियम है तो जेड की वैल्यू 2, लिथियम है तो जेड की वैल्यू 3 एटॉमिक नंबर, और जो भी सेल हमें दे रखा है उसकी वैल्यू यहां पुट कर देंगे। ये भी आयोनाइजेशन एनर्जी का एक शॉर्टकट फॉर्मूला हो सकता है। अब इस फॉर्मूले के अंदर मैं पुट कर दूंगा बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी इट विल बी इक्वल टू 13 अच्छा आंसर किस में आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, ये हमेशा याद रखना है यूनिट का। 13.6 इंटू जेड। जेड बेटा हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, हीलियम के लिए, हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर होगा बेटा 2 स्क्वायर अपॉन स्टेट कौन सी दे रखी है बेटा, सेकंड, अपॉन 2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट विल कैंसिल, तो इट इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आंसर जूल्स में पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे बेटा 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल्स। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से हम क्या करेंगे बेटा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरीके से हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी आ सकता है। ये भी आयोनाइजेशन एनर्जी का एक क्या है बेटा फॉर्मूला है। ओके बेटा, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या आ सकता है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकंड सेल ऑफ लिथियम टू पॉजिटिव एटम। बेटा मेरे पास लिथियम टू पॉजिटिव एटम है जिसके सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन है, उसको एक्साइट करवाना है, सेकंड सेल से कहां भेजना है बेटा, हायर सेल में भेजना है, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कितनी लगेगी, ये क्वेश्चन इसने पूछा है बेटा। तो देखो बेटा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ से हम लोग क्या समझेंगे बेटा, अब डेल्टा ई का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, एच सी अपॉन लैम्डा। इसका मतलब ये है बेटा देखो एच एंड सी आर कांस्टेंट, मतलब डेल्टा ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा, और लैम्डा क्या है बेटा शॉर्टेस्ट। तो अगर लैम्डा शॉर्टेस्ट है मतलब एनर्जी क्या होगी बेटा हाईएस्ट होगी, बोलो होगी या नहीं होगी, होगी ना। तो अब हाईएस्ट एनर्जी कब लगेगी बेटा, जब इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल से कहां पहुंच जाए बेटा, फाइनली इनफाइनाइट सेल में पहुंच जाए, तो उस टाइम जो वेवलेंथ लगेगी वो क्या लगेगी बेटा शॉर्टेस्ट। देखो दोबारा बता रहा हूं, डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या होता है बेटा एच सी अपॉन लैम्डा, इसका मतलब डेल्टा ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। बेटा मतलब वेवलेंथ अगर शॉर्टेस्ट है तो एनर्जी क्या होगी, डेल्टा ई विल बी हाईएस्ट, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और एनर्जी हाईएस्ट एनर्जी कब रिक्वायर्ड होगी बेटा एक्साइटमेंट के लिए, जब इलेक्ट्रॉन गिवन सेल से इनफाइनाइट सेल में जाए। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अगर दे रखा हो तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब इलेक्ट्रॉन गिवन सेल से इनफाइनाइट सेल के अंदर जाएगा, और अगर ऐसा होगा तो हम इसके लिए एनर्जी निकाल सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा ई इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ni स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट स्क्वायर। वही आयोनाइजेशन एनर्जी ही निकालना है एक तरीके से। और z की वैल्यू लिथियम के लिए क्या डालेंगे बेटा 3 इंटू यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं 3 स्क्वायर, और इनिशियल स्टेट की जगह क्या लिखूंगा बेटा मैं 2 इंटू 2 स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में इसको हम सोल्व कर देंगे, ये 1 बाई इनफाइनाइट वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो बेटा कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन अगर पूछ लिया फाइंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, क्वेश्चन में अगर पूछ लिया कि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाने के लिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन सी रिक्वायर्ड होगी, बेटा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ देखो अगर वेवलेंथ लॉन्गेस्ट है मतलब एनर्जी क्या है बेटा शॉर्टेस्ट, कि सबसे कम एनर्जी कितनी लगेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो बेटा सबसे कम एनर्जी कब लगेगी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाने के लिए, जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल से थर्ड सेल में चला जाए। सबसे कम एनर्जी तो यहीं पे पॉसिबल है कि जब इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल से कहां चला जाए बेटा थर्ड सेल में। हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा रहे हैं मतलब हायर लेवल में लेके जा रहे हैं, तो भाई मिनिमम एनर्जी लगेगी जब सेकंड से थर्ड में जाए, और मैक्सिमम लगेगी जब सेकंड से इनफाइनाइट में चला जाए। तो इसका मतलब इस बार मैं 1 अपॉन इनफाइनाइट की जगह क्या लिख दूंगा एनर्जी में 1 अपॉन 3 स्क्वायर। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछेंगे तो हम लोग क्या करेंगे बेटा गिवन सेल से नेक्स्ट वाले सेल में इलेक्ट्रॉन को भेज देंगे। तो इस टाइप की लैंग्वेज आ सकती है क्वेश्चंस में। बेटा क्वेश्चन आ जाए कभी कि फाइंड द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर थर्ड बाल्मर लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम, हमें इसके लिए एनर्जी निकालनी है। आप लोग बोलोगे थर्ड बाल्मर लाइन का मतलब क्या है, बेटा बाल्मर सीरीज को देखो एक बार। बाल्मर सीरीज में क्या होता है किसी भी हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन कहां आ रहा है फाइनली सेकंड सेल में, मतलब इलेक्ट्रॉन
n इज इक्वल टू 2 में आ रहा है बेटा, कहां से आ सकता है ये? n इज इक्वल टू 3 से आ सकता है, n इज इक्वल टू 4 से आ सकता है, n इज इक्वल टू 5 से आ सकता है, इससे भी कहीं आगे से इलेक्ट्रॉन आ सकता है। मान लेता हूं n इज इक्वल टू 6 से आ सकता है। बेटा देखो पहली पाल्मर लाइन क्या होगी, हमें इलेक्ट्रॉन को फाइनली कहां लेके आना है बेटा? 2 में। तो पहली पाल्मर लाइन तो होगी कि 3 से कहां जाए इलेक्ट्रॉन? 2 में। दूसरी पाल्मर लाइन क्या होगी बेटा? 4 से 2 में। एंड थर्ड पाल्मर लाइन क्या होगी बेटा? 5 से इलेक्ट्रॉन कहां आएगा? 2 में। फोर्थ पाल्मर लाइन क्या होगी बेटा? 6 से इलेक्ट्रॉन कहां आएगा? 2 में। दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकंड लाइन, दिस इज थर्ड लाइन। तो बेटा थर्ड पाल्मर लाइन के अंदर देखो बार्मर सीरीज में इलेक्ट्रॉन फाइनली सेकंड स्टेट में पहुंचते हैं, तो 3 से सेकंड में आएगा फर्स्ट लाइन, 4 से सेकंड में आएगा सेकंड लाइन, और 5th से सेकंड में आएगा थर्ड लाइन। तो बेटा थर्ड पाल्मर लाइन के अंदर इलेक्ट्रॉन इनिशियली कहां पे था बेटा? 5 में, 5th सेल में, और फाइनली कहां पहुंच गया बेटा? सेकंड सेल में। हमारे पास Ni आ गया, Nf आ गया। हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? Z इज इक्वल टू 1। तो हम एनर्जी निकाल सकते हैं, डेल्टा E इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्केयर इंटू 1 अपॉन Ni स्केयर माइनस 1 अपॉन Nf स्केयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जेड हाइड्रोजन के लिए 1 पुट कर देंगे, और Ni की वैल्यू 5, मतलब 1 अपॉन 5 स्केयर माइनस 1 अपॉन 13.6 इंटू 1 स्केयर इंटू 1 अपॉन 5 स्केयर माइनस 1 अपॉन 2 स्केयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से हम एनर्जी निकाल सकते हैं। अगर कभी बोल दिया सेकंड पाल्मर लाइन मतलब Ni विल बी 4 एंड Nf विल बी 2, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा। अब कभी अगर क्वेश्चन आ जाए कि किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर, मतलब बोला क्वेश्चन में कि भाई एक स्टेट है Ni, N1 बोल देते हैं, और दूसरी स्टेट क्या है बेटा? N2। बोलेंगे N1 और N2 के बीच में कितने ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकते हैं? दो स्टेट्स दे दी, एक को बोल दिया N1 और एक को बोल दिया N2। तो क्वेश्चन क्या बोलेंगे बेटा? नंबर ऑफ ट्रांजिशंस पॉसिबल, नंबर ऑफ ट्रांजिशंस पॉसिबल बिटवीन टू स्टेट्स। बेटा उनका नाम क्या है? N1 एंड N2 स्टेट्स लेवल्स। बेटा इट विल बी इक्वल टू, इसको आप लोग शॉर्टकट की तरह लिख लो, इट विल बी इक्वल टू N1 माइनस N2। बेटा एक बात याद रखो, हमेशा हायर में से लोअर को माइनस करना है, वरना आंसर नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव नंबर ऑफ ट्रांजिशंस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, मतलब हायर माइनस लोअर इनटू N1 माइनस N2 प्लस 1। देखो पहली टर्म क्या है? N1 माइनस N2, दूसरी बार N1 माइनस N2, इसमें एक जोड़ देना है बेटा, डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा इतने टोटल ट्रांजिशंस पॉसिबल हो सकते हैं दो स्टेट्स के बीच में, N1 और N2। मान लो क्वेश्चन आ गया बेटा, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशंस बिटवीन N1 बोल दिया 6 और N2 बोल दिया कितना बेटा? सेकंड। 6th सेल और सेकंड सेल के बीच में कितने ट्रांजिशंस पॉसिबल है? तो बेटा हमारे पास ट्रांजिशंस का फॉर्मूला क्या है बेटा? इट विल बी इक्वल टू ट्रांजिशंस पॉसिबल, इट विल बी इक्वल टू N1 बेटा हायर में से लोअर को माइनस करना है, तो 6 माइनस 2 इंटू 6 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 2, इट विल बी इक्वल टू 4 इंटू 5 अपॉन 2, इट विल बी इक्वल टू 10। कितने ट्रांजिशन आए बेटा? 10, 4 और माइनस 5। हाँ ठीक है। देखो बेटा 10 ट्रांजिशंस किस तरीके से पॉसिबल हो सकते हैं। मान लेता हूं मेरे पास ये है 6th सेल, n इज इक्वल टू 6, और ये है n इज इक्वल टू 5। इसी तरीके से हमने ड्रॉ कर दिया 4, 3 एंड n इज इक्वल टू 2। देखो बेटा पहला ट्रांजिशन तो क्या हो जाए? पहला ट्रांजिशन तो इलेक्ट्रॉन छठे सेल से दूसरे सेल में आ जाए, ये तो एक ट्रांजिशन पॉसिबल हो गया। दूसरा ट्रांजिशन बेटा इलेक्ट्रॉन 5वें सेल से
दूसरे सेल में आ जाए। थर्ड ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो फोर्थ से सेकंड में, नेक्स्ट इज थर्ड से सेकंड में, 4 ट्रांजिशन हो गए। उसके बाद बेटा ट्रांजिशन क्या पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन सिक्स्थ सेल से थर्ड में आ जाए, वो भी तो 6 और 2 के बीच में ही होगा ना बेटा, सिक्स्थ से कहां जाए इलेक्ट्रॉन, थर्ड में। हमें ऑल पॉसिबल ट्रांजिशंस लिखने हैं, जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं। तो बेटा सिक्स्थ से थर्ड में आ जाए, और हो सकता है कि फिफ्थ से कहां जाए बेटा, थर्ड में, और उसके बाद फोर्थ से भी कहां आ सकता है बेटा इलेक्ट्रॉन, थर्ड में आ सकता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन बेटा सिक्स्थ से कहां आ सकता है, फोर्थ में, और उसके साथ ही कहां आ सकता है बेटा, फिफ्थ से फोर में भी आ सकता है। और एक लास्ट ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन छठे से कहां जाए बेटा, पांचवें सेल में। तो टोटल कितने केसेस बन गए बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने केस बने बेटा, 10। हमारे शॉर्टकट से भी कितना आंसर आ रहा था बेटा, 10 ही आंसर आया था। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे और बोल सकते हैं कि इतने ट्रांजिशंस पॉसिबल है। तो नंबर ऑफ ट्रांजिशंस का ये फॉर्मूला है, n1 - n2 इंटू n1 - n2 प्लस 1/2। और इन 10 ट्रांजिशंस को छोड़ के आप कोई भी और ट्रांजिशन नहीं कर सकते, n = 6 से और n = 2 के बीच में जितने भी पॉसिबल ट्रांजिशंस है वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड हो चुके हैं। बेटा देखो कभी कभी क्वेश्चन क्या आ जाता है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स रिक्वायर्ड टू शो ऑल ट्रांजिशंस फ्रॉम n = 6 टू n = 2। क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा कि कितने हाइड्रोजन एटम हमें लगेंगे 6 से 2 के बीच में जितनी भी ट्रांजिशंस हैं उन सबको दिखाने के लिए, उन सबको शो करने के लिए। बेटा कंडीशन एक ही है, एक बार इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया वो वापस दोबारा से ऊपर नहीं जा सकता उस टाइम पे। इस कंडीशन को हमें फॉलो करना है। ये जो क्वेश्चन है बेटा ये सिर्फ कंपटीशन में आ सकता है, दिस इज फॉर IIT JEE और नीट। सीबीएसई बोर्ड में ना नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पूछेंगे और ना ही कितने हाइड्रोजन्स रिक्वायर्ड है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये दोनों ही क्वेश्चन IIT या फिर नीट के लिए थे। बेटा इसमें देखो क्या बोल रहा है कि सिक्स्थ से सेकंड सेल के बीच में जितने भी ट्रांजिशंस हैं उन सबको दिखाने के लिए कितने हाइड्रोजन एटम्स की जरूरत हमें पड़ेगी। और बेटा हम लोगों ने देख लिया कि सिक्स्थ से सेकंड के लिए टोटल ट्रांजिशंस कितने थे बेटा, टोटल ट्रांजिशंस थे बेटा कितने, 10 ट्रांजिशंस, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे दिखा रखे हैं। तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे इन 10 ट्रांजिशंस को दिखाने के लिए। मैं एक हाइड्रोजन लेता हूं बेटा, पहला हाइड्रोजन मैंने लिया, दिस इज फर्स्ट हाइड्रोजन। बेटा पहले हाइड्रोजन ने क्या किया, सिक्स्थ सेल से आया कहां पे, फिफ्थ में, फिफ्थ से कहां आ गया बेटा, फोर्थ में, फोर्थ से कहां गया, थर्ड में, थर्ड से फिर वो कहां आया बेटा, सेकंड। रुकते रुकते आया है, पहले 6 से 5 में, फिर 5 से 4 में, 4 से 3 में और 3 से कहां गया बेटा, 2 में। तो इसने पहले हाइड्रोजन ने 1 2 3 4 टाइप की ट्रांजिशंस दिखा दी है। तो सेकंड जो हाइड्रोजन है बेटा उसको देखो ध्यान से कैसे दिखाएगा। सेकंड हाइड्रोजन वो सिक्स्थ से डायरेक्ट कहां जाएगा बेटा, फोर्थ में। अच्छा यहाँ पे हमें मिनिमम नंबर की रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम कितने हाइड्रोजन्स लगेंगे, थोड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये बेटा। दूसरा जो हाइड्रोजन है वो छठे से फोर्थ सेल में डायरेक्ट ले आए ट्रांजिशन को, और फोर्थ से बाद में वो डायरेक्ट कहां पहुंच गया बेटा, सेकंड में पहुंच गया। तो 1 2 3 4 1 2 3 4, दिस इज फिफ्थ एंड दिस इज सिक्स्थ, 6 ट्रांजिशंस हमारे पास हो चुकी है। अब उसके बाद जो H3 होगा बेटा, थर्ड हाइड्रोजन, उस केस में हम लोग क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट 6 से कहां लेके आएंगे बेटा, थर्ड में। और ये जो ट्रांजिशन है बेटा ये नई ट्रांजिशन है, इसको मैं क्या बोल दूंगा बेटा, सेवंथ ट्रांजिशन। और फिर थर्ड से सेकंड में, लेकिन थर्ड से सेकंड वाले जो ट्रांजिशन है वो पहले भी दिखा चुका हूं बेटा मैं, 3 से सेकंड वाली ये वाली ट्रांजिशन। तो ये तो बेटा रिपीट हो गया, इसको काउंट नहीं करना है। टोटल मेरे पास कितनी ट्रांजिशन हो गई, 7 हो गई 8, लेकिन ये 2 बार हो गई तो इसको एक ही बार काउंट करना है। हमने 3 हाइड्रोजन की हेल्प से 7 ट्रांजिशंस को दिखा दिया, हमें 10 दिखानी थी टोटल। अब जो फोर्थ हाइड्रोजन होगा बेटा वो क्या करेगा, सिक्स्थ से लेके सेकंड सेल के लिए जो डायरेक्ट ट्रांजिशन होगी, छठे से इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट किसमें आता है, सेकंड में, उसको रिप्रेजेंट करेगा एक हाइड्रोजन एटम। इलेक्ट्रॉन वापस ऊपर नहीं जा सकता है बेटा। देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम एक साथ नहीं हो सकते हैं। अगर एनर्जी रिलीज हो रही है, क्योंकि हायर से इलेक्ट्रॉन कहां आ रहा है, लोअर में,
तो इसका मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, तो उसी टाइम पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। हम लोग एक बार में एक स्पेक्ट्रम को पढ़ते हैं कि इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर में आ रहा है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन वापस ऊपर नहीं जाएगा। एक बार अगर नीचे लेवल में आ गया तो फोर्थ हाइड्रोजन ने दिखाया बेटा सिक्स्थ से सेकंड सेल की ट्रांजिशन। तो 4 हाइड्रोजन कंज्यूम हो गए, मेरे पास कितनी ट्रांजिशन आ चुकी है बेटा, 8 ट्रांजिशन आ चुकी है। अब जो फिफ्थ जो हाइड्रोजन होगा बेटा, वो कौन सी ट्रांजिशन दिखाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन पहले आया 6 से कहां पे बेटा, फिफ्थ में, और फिफ्थ से फिर आ गया इलेक्ट्रॉन कहां पे बेटा, डायरेक्ट सेकंड में। आप लोग देख सकते हो। अब ये 6 से 5 में तो इलेक्ट्रॉन यहां पे भी आया था, बोलो आया था या नहीं आया, तो ये तो बेटा क्या हो चुकी है, रिपीट। लेकिन 5 से सेकंड में क्या इलेक्ट्रॉन पहले कहीं गया है, नहीं आया, तो बेटा ये क्या हो गई मेरी 9th ट्रांजिशन पॉसिबल। आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस इसमें लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद देखो बेटा कौन सी ट्रांजिशन बची है बेटा, फिफ्थ से थर्ड वाली ट्रांजिशन बची है। कोई भी एरो डायरेक्ट फिफ्थ से स्टार्ट हो रहा है और थर्ड पे आ रहा नहीं हो रहा है ऐसा, फिफ्थ से 3 में, ये भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है जो 5 से 3 पे जा रहा हो इलेक्ट्रॉन। तो जो छठा जो हाइड्रोजन होगा बेटा, वो इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा 6 से 3 में और फिर 3 से 2 में। ये ट्रांजिशन भी रिपीट हो चुकी है और ये ट्रांजिशन भी क्या हो चुकी है बेटा, रिपीट। मतलब मिनिमम मुझे 6 हाइड्रोजन की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी 10 ट्रांजिशंस को शो करने के लिए। ये हम कॉमन सेंस से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका मतलब कितने हाइड्रोजन्स लगेंगे बेटा, 6 हाइड्रोजन्स रिक्वायर्ड, कम से कम 6 हाइड्रोजन मिनिमम। कई बार बेटा कंपटीशन में इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो ये थे बेटा इस टाइप के सारे न्यूमेरिकल्स हमारे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ऊपर आ सकते हैं।